हेलो। हेलो। बिजली ऑन होती है। अगर हमारा बिजली ऑन है, जैसे हम ये कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और हमारा बिजली ऑन है, पावर ऑन है, तब तक इसमें हमारा जो डाटा डाटा होता है वो सेव होता है। ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। और मुख्यतः ये जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, मुख्यतः किस लिए यूज की जाती है? कैच मेमोरी के लिए ये यूज की जाती है। डाइन और अब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? डायनेमिक एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? ये डाटा को बार बार रिफ्रेश करता है। साथ ही साथ ये जो है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से स्लो होता है। अगर पूछा जाए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में कौन फास्ट है और कौन स्लो है, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है डी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से फास्ट होती है। एक्सेस मेमोरी से फास्ट होती है। और ये जो हमारा जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये हमारा सिस्टम रैम के रूप में भी काम करती है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया। और इसी डैम DRAM डायनेमिक असेसमेंट के अंदर जो हमारा होता है वो क्या होता है? SDRAM होता है। क्या होता है SDRAM? साइंक्रोनस DRAM। तो यहाँ पे जो S है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साइंक्रोनस साइंक्रोनस डायनेमिक एक्सेस मेमोरी। क्लियर? ये क्या करता है? सिस्टम को, जो घड़ी हमारी होती है, जो सिस्टम का जो घड़ी होता है, उसके साथ ही हमेशा डाटा को साइन करता रहता है, डाटा को सिंक्रोनाइज करता रहता है। क्लियर? EPRAM जो है ये किसी प्रकार का रैम टाइप नहीं है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था, इसके अंदर मैंने करीब 4-5 क्वेश्चन आपको और एक्स्ट्रा करा दिया, जहां से आपको रैम क्या है, रैम के पूरे फंक्शन क्या करते हैं, वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इससे आप कीजिए। टाइम आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम इज ऑलवेज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। इफ यू मैनुअली वांट टू इंस्टॉल द रैम, देन द फर्स्ट स्टेप इज। रैम जो है हमारा हमेशा मदरबोर्ड के अंदर ही लोकेटेड होता है, लेकिन अगर हम इसको मैन्युअली इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए बोला जा रहा है, डू नॉट इंस्टॉल इट्स योरसेल्फ। क्या हमें ये अपने आप इंस्टॉल नहीं करना चाहिए? तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। जो भी इस वर्क को करता है वो एक तरीके से ह्यूमन ही होता है, तो क्या हम इसे अपने से इंस्टॉल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? अनप्लग द केबल्स, शट डाउन द कंप्यूटर। तो जब भी हम रैम को, जो मदरबोर्ड के अंदर होता है, उसको अगर हम मैनुअली इंस्टॉल करने जाते हैं तो हमको सबसे पहले अपने सभी केबल को अनप्लग कर देना चाहिए और सिस्टम को शट डाउन भी कर देना चाहिए, जिससे क्या हो, रैम जो हो वो अच्छी तरीके से मदरबोर्ड के साथ सिंक्रोनाइजिंग कर जाए और डाटा हमारा पूरा रिफ्रेश हो जाए। तो हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी एंड सी बहुत ही करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन यू चेंज द कलर when you change the color and background of a chart in a spreadsheet, you are। जब हम किसी स्प्रेडशीट में के चार्ट में अगर बैकग्राउंड और कलर को चेंज करते हैं तो वो क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? फॉर्मेटिंग। जब हम किसी कंप्यूटर में स्प्रेडशीट के चार्ट में बैकग्राउंड और कलर को चेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमेशा फॉर्मेटिंग। अब हम समझते हैं मर्जिंग को समझते हैं। मर्जिंग क्या है? मर्जिंग का मतलब होता है दो या ज्यादा डाटा को सेट करके जोड़ना। अगर कोई हमारा दो डाटा है, ठीक है, अब इनको दोनों को जोड़कर हमको एक तरीके का कंबाइंड डाटा बनाना है, इसी को हम बोलते हैं मर्जिंग करना। ठीक है? इसका यूज हम कब करते हैं? जैसे सपोज करो कोई फाइल हमारी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस दोनों फाइल को एक साथ मर्ज कर देते हैं। क्लियर? अब
ऑप्शन नंबर सी है पेंटिंग। अब पेंटिंग का मतलब क्या होता है? तो ये तो सिंपल सा है। पेंट्स हमारा एक तो एप्लीकेशन भी है, तो पेंटिंग का सिंपल सा है कि स्क्रीन या जो डिस्प्ले का पर जो एरिया होता है ग्राफिक को, उसको हम ड्रा करते हैं पेंटिंग के जरिए। और जो पेंटिंग का प्रयोग मुख्यतः कहाँ पे होता है अगर पूछ लिया जाए, तो मुख्यतः ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में या कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? कैलकुलेटिंग। कैलकुलेटिंग तो सीधा सा एक हो गया कि जो कैलकुलेट हम करते हैं, तो वो कैलकुलेटिंग हो गया। क्लियर? तो ये उस तरीके से हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंफॉर्मेशनल वीडियो सीरीज रिलीज्ड इन द हेल्थ मिनिस्ट्री सोशल मीडिया प्रोग्राम? क्योंकि जो ये मैंने पीडीएफ लिया था वो कोविड के टाइम था, उसमें एक क्वेश्चन ये भी दिया गया था। तो इसका सीधा सा आंसर है कोविड गुरुकुल। जो एप्लीकेशन सीरीज वीडियो सीरीज लॉन्च किया गया था उस था कोविड गुरुकुल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस, इसको आप वीडियो को पुश करके आप इसको कर सकते हैं, और नहीं तो आप हम इसको देखते हैं कि ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस जो हमारा है वो है इम्प्रूविंग द वे द गवर्नमेंट फंक्शन। नहीं। मेकिंग एम्प्लॉयज अवेयर ऑफ द बेसिक ऑफ कंप्यूटिंग। नहीं। डिलीवरिंग पब्लिक सर्विस बाय मीन्स ऑफ इंटरनेट। ऑप्शन नंबर बी, फ्रेमिंग ऑफ लॉज बाय गवर्नमेंट ऑफ ऑनलाइन इंटरेक्शन। तो ई गवर्नेंस का मुख्यतः जो काम है वो है डिलीवरिंग पब्लिक सर्विसेज बाय मीन्स ऑफ इंटरनेट। तो जो भी पब्लिक सर्विसेज है उसको इंटरनेट के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाना, इसी को ई गवर्नेंस कहते हैं। ई गवर्नेंस के रूप में आप देख सकते हैं आपका जो CSC, जो कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाते हैं, वो ई गवर्नेंस के अंतर्गत ही आते हैं। जहाँ पे आप अपने जमीन का लगान, जहाँ पे अपनी जमीन का रसीद जमा कर सकते हैं, आय जो आय कार्ड से इनकम कार्ड सर्टिफिकेट, निवास सर्विस जो बनाते हैं, सब ई गवर्नेंस के अंतर्गत। मतलब वो सब सुविधाएं जो जिसके लिए हमें किसी भी सरकारी ऑफिस तक नहीं जाना पड़ता, हम घर बैठे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मैप मेकर्स और जीपीएस टू क्या करते हैं? मैप मेकर्स जीपीएस के जरिए स्टोर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, यूज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, वी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि किसी भी जीपीएस हमारा क्या करता है, डाटा को, जियोग्राफिकल जो इंफॉर्मेशन उसको भी स्टोर करता है, जीआई को यूज भी करता है, और जीआई का वी भी करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम व्हाट हैज द टर्म वाई मैक्स बीन डिराइव्ड? वाई मैक्स बीन डिराइव्ड जो है वो कौन सा टर्म है? तो वाई मैक्स जो है कौन सा है? फुल फॉर्म इसका क्या होगा? वर्ल्ड वाइड इंटरपरेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड इंटरकनेक्शन फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटरचेंजेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन फॉर मल्टीपल एक्सेस। तो इसका सही जो एब्रिएशन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड इंटरपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। अब ये वाई मैक्स है क्या, इसको भी समझ लेते हैं। वाई मैक्स जो है हमारा एक तरीके का इंटरप्रेबिलिटी का वर्क करता है, जैसा कि आप उसमें पढ़ रहे हैं। इंटरप्रेबिलिटी का काम करता है माइक्रोवेव एक्सेस में। तो इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस होता है जो लॉन्ग रेंज के वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो होता है, जैसे रूरल या रिमोट एरिया में जहाँ केबल लगाना मुश्किल है, वहां पे हमको ब्रॉडबैंड, लॉन्ग रेंज का ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना। क्लियर? और ये जो डेवलप किया गया है ब्रॉडबैंड, ये जो डेवलप किया गया है वो डेवलप किया गया है किसके द्वारा? IEEE स्टैंडर्ड 802.16 के बेस पर। क्लियर? तो डेवलप किया गया है IEEE स्टैंडर्ड 802.16 के ऊपर। अब जो हम वाईफाई जो यूज करते हैं उसका जो रेंज होता है वो आपको पता है कि कुछ मीटर में होता है, सब मीटर में होता है। बट जो हमारा वाई मैक्स है, इसकी जो रेंज होती है वो 30 से 15 किलोमीटर के बीच की इसकी रेंज होती है।
और जो इसमें मैक्सिमम जो स्पीड हमको मिल सकता है वो हमारा मैक्सिमम स्पीड होता है 20 Mbps। क्लियर। अब बात आती है जो वाईमैक्स है वो हमारा किस के कौन से नेटवर्क के अंतर्गत आता है। तो ये जो हमारा वाईमैक्स है वो बेसिकली मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। क्लियर। आपको आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बॉस, इंग्रेव, ऑल दीज आर कलेक्टिव नॉन एज। ये सभी जो है वो कलेक्टिव क्या कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कलेक्टिव क्या कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, फॉन्ट इफेक्ट्स। सभी क्या है, फॉन्ट इफेक्ट्स है। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, ये सभी जो हमारे फॉन्ट स्क्रिप्ट है। तो अब बाकी इन सबको भी समझ लेते हैं। फॉन्ट स्टाइल क्या है, वर्ड आर्ट क्या है और टेक्स्ट इफेक्ट क्या है। वर्ड आर्ट तो एक तरीके का बंडल होता है जो पावर पॉइंट MS वर्ड के अंदर दिया होता है, जिसमें हम वर्ड को अच्छे तरीके से डिजाइनिंग तरीके से उसको वहां से सेलेक्ट करके लिख सकते हैं अपने MS वर्ड और उसमें। अब फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, लिखने का तरीका। ये जो अभी जैसे जो डिजाइन में लिखा गया आप देखते हैं कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो एस बना है और जो यहाँ पे एस बना है, दोनों में डिफरेंसेस है। यहाँ के एस में और यहाँ के जो एस में है डिफरेंसेस है। तो ये क्या है, फॉन्ट है। यहाँ पे कोई और फॉन्ट स्टाइल है और यहाँ पे कोई और फॉन्ट स्टाइल लिया गया है। तो जो लिखने का तरीका होता है उसी को फॉन्ट स्टाइल बोलते हैं। और फॉन्ट स्टाइल जो है मुख्यतः 5 टाइप से लिखे जाते हैं। सबसे पहला जो फॉन्ट स्टाइल होता है वो हमारा होता है रेगुलर। दूसरा जो फॉन्ट स्टाइल होता है वो हमारा होता है बोल्ड। तीसरा जो होता है फॉन्ट स्टाइल वो हमारा होता है इटैलिक। चौथा जो होता है हमारा फॉन्ट स्टाइल वो होता है अंडरलाइन। और पांचवा जो होता है वो हमारा होता है स्ट्राइक थ्रो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सिस्टम बस, एक सिस्टम बस क्या है। रन एट 100 mH, transport data between the CPU and memory, uses a set of serial electronic path, is always the same size। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिस्टम बस जो होता है वो डाटा को क्या करता है, CPU और मेमोरी के बीच ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ यू कैन मैनुअली ब्रेक अप द लाइन ब्रेकअप इन MS वर्ड। हाउ यू कैन मैनुअली ब्रेक अप द लाइन ब्रेकअप इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर लाइन को जो है ब्रेकअप करने के लिए कौन सा की का यूज किया जाता है। तो MS वर्ड के अंदर जब हम ब्रेकअप का करने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस इंटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। चेक करते हैं, शिफ्ट प्लस इंटर। शिफ्ट प्लस इंटर बटन को अगर हम एक साथ क्लिक करते हैं तो MS वर्ड में हमारा जो लाइन है वो ब्रेकअप हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू स्प्लिट अ टेबल इज MS वर्ड, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। MS वर्ड में टेबल को स्प्लिट करने के लिए हम कौन से की का यूज करते हैं। तो MS वर्ड में स्प्लिट करने के लिए कौन से की का यूज करते हैं। इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कुछ बेसिक भी होते हैं जो हमको लर्न होना चाहिए, जैसे कंट्रोल के साथ भी ये क्या कार्य करता है, डाटा को पेस्ट करता है। कंट्रोल प्लस सी क्या करता है, कॉपी करता है। कंट्रोल प्लस एक्स क्या करता है, कट करता है। कंट्रोल प्लस ए क्या करता है, पूरे को सिलेक्ट करता है। इस तरीके से कुछ और जो है जो हमें याद होने चाहिए। और जो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, सिंपल भी क्वेश्चन पूछ सकता है और इस तरीके से थोड़े से टेक्निकल भी पूछ सकता है। तो आपको सब लगभग लगभग आपको याद होने चाहिए कि किस किस से क्या यूज होता है। क्लियर। तो MS वर्ड में टेबल को स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है MS वर्ड से। ये तो MS वर्ड, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर कॉल्ड इन MS वर्ड।
तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, एमएस वर्ड में इसको किसको बोला जाता है? तो ये जो हमारा होता है पेज साइज नहीं, पेज साइज हमें हमारा A4 A5 लीगल इस तरीके से होता है। पेपर लेआउट, लेआउट भी नहीं होता, लेआउट में हमारा क्या होता है कि किस तरीके से पेपर हमारा दिखेगा। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके अंतर्गत आता है? पेज ओरिएंटेशन के अंतर्गत आता है, पेज ओरिएंटेशन। और आप जब किसी भी चीज को प्रिंट करते हैं तो वहां पे ये ऑप्शन भी पूछा जाता है, पेज ओरिएंटेशन आप पोर्ट्रेट में प्रिंट करना चाह रहे हैं या लैंडस्केप में प्रिंट करना चाह रहे हैं डाटा को, उस सीट को, तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन आर यूज टू कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑफ द फॉलोइंग। द कंट्रोल शिफ्ट प्लस का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो जब कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस का प्रयोग अगर हम एमएस वर्ड में अगर हम करते हैं तो ये क्या करता है कि जैसे हम ये लिख रहे हैं, सपोज को हमने 1 लिखा है और एसटी लिखा, तो ये जो एसटी जो ऊपर लिखाया है ये इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। यही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सुपर स्क्रिप्ट। जब कंट्रोल शिफ्ट प्लस हम उस इस एस और टी को सेलेक्ट करके कर देंगे तो ये क्या करेगा, 1 के ऊपर चला जाएगा, इसी को सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। क्लियर? और सेम उसी बटन को क्लिक करने पे वो क्या होगा, अगेन मेक द टेक्स्ट नॉर्मल। ठीक उसी तरीके से कंट्रोल प्लस और इक्वल टू, इस तीनों की का अगर हम यूज करते हैं तो क्या होता है, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि इसको हम बोल सकते हैं जैसे 1 है और इसके नीचे अगर कुछ लिखना है तो उसको सेलेक्ट करके अगर कंट्रोल प्लस और इक्वल टू की दबाएंगे तो वो क्या करेगा, हमारा नीचे हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बार कोड सिंबल्स आर रेडी बाय द बार कोड रीडर बाय यूजिंग। बार कोड सिंबल जो होता है उसको हम बार कोड रीडर के द्वारा ही पढ़ सकते हैं, तो वो क्या यूज करता है? क्या वो फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर यूज करता है? क्या वो प्रिंटर यूज करता है? क्या वो कीबोर्ड यूज करता है? माउस यूज करता है या नन? तो इसका सही आंसर क्या होगा, बार कोड सिंबल जो है वो क्या यूज करता है, फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर का यूज करता है। आप सभी बार कोड देखते ही हैं, तो सही आंसर होगा फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर। क्लियर? अच्छा, आप सभी जानते हैं कि बार कोड का खोज किसने किया था? ये क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो बार कोड की खोज जो हुई थी वो खोज की गई थी नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और दो लोग थे, बर्नार्ड सिल्वर। क्लियर? 1948 में इसका आइडिया आया था और 1952 में इसका पेटेंट करा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, विच इज नॉट द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी है, बट रियल वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रियल वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच इज नॉट ए नेटवर्क डिवाइस। इनमें से कौन जो है वो नेटवर्क डिवाइस नहीं है? स्विच सभी जानते हैं कि नेटवर्क डिवाइस है। हब ये भी हमारा नेटवर्क डिवाइस है। स्टार हमारा नेटवर्क डिवाइस नहीं है। राउटर भी नेटवर्क डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा कि नेटवर्क डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेटवर्क सिक्योरिटी फीचर प्रिवेंट यूजर ऑन ए नेटवर्क फ्रॉम यूजिंग प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन दैट इज अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज तरीके से किसी के डाटा को नेटवर्क के जरिए अनऑथराइज तरीके से इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन को यूज करने से
नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा नेटवर्क फीचर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फायरवॉल। फायरवॉल एक तरीके से नेटवर्क सिक्योरिटी फीचर है जो हमारे प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज तरीके से यूज करने के लिए रोकता है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग ग्रामर एरर्स बाय प्रेसिंग द की। एमएस वर्ड में हम कौन से की को दबाकर ग्रामर स्पेलिंग एरर देख चेक कर सकते हैं? तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट, F7। F7 फंक्शन, F7 को क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल को हम किस नाम से जानते हैं? तो जो कमर्शियल ईमेल होते हैं जो अनसॉलिसिटेड होते हैं वो कॉमनली नन किया जाता है किसके द्वारा? स्पैम। हम उसको क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, which are the following are sequentially arranged step for installing a software? Which are the following are sequentially arranged step for installing a software? तो कौन सा स्टेप है? सबसे पहले हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसको इंस्टॉल करेंगे, फिर रन कर देंगे। ये सही कॉम्बिनेशन, सही स्टेप है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड नहीं है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड नहीं है, डेल, dir, हाउ, फॉर्मेट। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड नहीं है। डेल का प्रयोग तो किया जाता है, dir का भी प्रयोग किया जाता है, फॉर्मेट का भी प्रयोग होता है, बट हाउ का प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ कंपोनेंट में कम इन ड्यूल कोर वर्जन? ड्यूल कोर वर्जन में कौन सा कंपोनेंट, कौन सा टाइप का कंपोनेंट होता है? रैम नहीं, एसएसडी नहीं, पीसीआई कार्ड नहीं, सीपीयू। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो करेक्ट होगा। ड्यूल कोर वर्जन में मे बी कम टू कंपोनेंट सीपीयू। नेक्स्ट, डॉस एंड एक्रोम फॉर डॉस। तो डॉस में जो डी होता है वो हमारा उसका स्पेलिंग होता है DIS के, डिस्क। बट यहाँ पर जो DIS के दिया ही नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट। और इसका सही आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज फाइल्स एंड प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन डिस्क लाइक ए हार्ड ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ZB इज मेड अप फॉर। जेडबी में जेडाबाइट। तो 1 ZB किसके बराबर होगा? तो एक्साबाइट के बराबर होगा 1 ZB। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और नेक्स्ट इसका क्रम भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा होता है बाइट, ठीक। अब बाइट से भी पहले हमारा होता है बिट। और ये बिट क्या होता है? ये बिट क्या होता है? एक बाइनरी डिजिट होता है। सभी कंप्यूटर सिस्टम हमारे इसी बाइनरी डिजिट को कंप्यूटर क्या पढ़ता है? कंप्यूटर बाइनरी डिजिट को रीड करता है। तो एक बिट में होता है हमारा एक बाइनरी डिजिट, और एक बाइट होता है 8 बिट के इक्वल। सेम इसी तरीके से 1 किलो बाइट होता है हमारा 124 बाइट। तो यहाँ से सभी में 124, 1024 क्या है? कॉमन है। तो जब कॉमन है तो ये क्रम होगा हमारा बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेट्टाबाइट और एट्टाबाइट। क्लियर? ये हमारा क्रम है। तो सही क्रम ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी? इनमें से नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए बोला है डाटा इज सेव्ड रिगार्डलेस ऑफ पावर ऑफ, लॉस्ट डाटा व्हेन पावर इज ऑफ, नॉट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, सेम एज कैच मेमोरी। अगर आप इसका जवाब दे सकते हैं तो कमेंट कर सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डाटा इज सेव्ड रिगार्डलेस ऑफ पावर ऑफ। डाटा इज सेव्ड रिगार्डलेस ऑफ पावर ऑफ। क्लियर? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होता है वो मुख्यतः पावर के बंद होने के बाद भी
डाटा का हमारा डाटा को सेव रखता है। इसको न किसी प्रकार का वोल्टेज का जरूरत होता है, न ही किसी और हमेशा डे डाटा में रहता है। और डाटा जो होता है यहाँ पे परमानेंट होता है। तो अब बात आती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या क्या आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि रोम क्या है। सभी बताएंगे रोम क्या है और रैम। सबसे पहले तो बात होती है इस दोनों में से नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होगी हमारी वो रोम होगी। क्लियर। रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जैसे मैंने शुरू में बताया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो पावर ऑफ होते ही उड़ जाती है। जिसमें मुख्यतः क्या होता है, कैच मेमोरी, ई रैम और एस आर एम और डी आर एम, डायनेमिक और रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर। अब रोम हो गया सबसे पहला। दूसरा इसमें आता है हमारा हार्ड डिस्क और एसएसडी। हार्ड डिस्क और एसएसडी जो है हमारा वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में है। तीसरा हमारा जो आता है पेन ड्राइव, यूएसबी, ये सभी क्या है हमारे नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। चौथा भी मेमोरी कार्ड जो हम पहले मोबाइल में यूज करते थे, ये भी हमारे नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और इसके बाद जिस तरीके से रैम में हमने पढ़ा था दो तरीके का होता है, एक एसआर रैम होता है, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। इस तरीके से यहाँ पे रोम में भी हमारे तीन प्रकार होते हैं। एक होता है पी आर ओ एम, प्रोग्रामेबल रोम, एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है। दूसरा होता है ई पी आर ओ एम, इरेजेबल रोम, यूवी लाइट से डाटा को इरेज करके बार बार हम इसको यूज कर सकते हैं। एक होता है हमारा डबल ई पी आर ओ एम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम, इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए भी हम डाटा को इरेज या अपडेट करते रहते हैं। और ये जो पेन ड्राइव हमारा है, एसएसडी मेमोरी कार्ड, ये सभी क्या कहलाते हैं, ध्यान देना, ये सभी हमारे जो है वो फ्लैश मेमोरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फ्लैश मेमोरी। क्लियर। तो आई होप आपको वेलेटाइल और नॉन वेलेटाइल में डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में आप एक नंबर ये पक्का करके आएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इंक्लूड्स। अब कंप्यूटर का जो प्राइमरी मेमोरी है, कंप्यूटर इंक्लूड करता है प्राइमरी मेमोरी, वो क्या है। रैम ओनली, कैच ओनली, रैम एंड कैच बोथ, हार्ड डिवाइस ओनली। तो जो प्राइमरी मेमोरी है, जो हमारा डाटा जिस पे हमारा कंप्यूटर, ये जैसा भी हमने पावर पॉइंट पे ये वर्क कर रहे हैं, तो ये किस पे कम काम कर रहा है, ये हमारा रैम पे काम कर रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे काम कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जी यू आई इन द टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के टर्म में जी यू आई का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रूमेंट, रॉन्ग। ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेस, रॉन्ग। ग्राफिकल यूनिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स, रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन था, लेकिन आप इसे सही करके आएंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मुख्यतः यूज होता क्या है। तो इसका जो मेन प्रयोग होता है वो हमारा जो ग्राफिक्स आप सामने देख रहे हैं, वो जी यू आई के रीजन के वजह से ही हो रहा है। जैसे मेरा ये सिस्टम है जो इसमें मेरा जी यू आई का अलग से लगा हुआ है, और इसके जरिए ही कंप्यूटर क्या होता है, इजी तरीके से काम करता है। और हम माइस आइकॉन ये सब चीज देख सकते हैं, क्या चल रहा है सामने, ये जीयूआई की मदद से ही हम देख पाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। ये तो पूरा क्लियर है, आप सभी को पता है, अभी हमने बताया था पीछे कि डाटा जो स्टोर होता है कंप्यूटर में वो हमेशा बाइनरी फॉर्म में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इन एम एस एक्सएल विच आर द फॉलोइंग फार्मूला इज नॉट एंटर्ड करेक्टली। इक्वल टू, इसमें कुछ भी आगे नहीं लगा, डायरेक्ट नंबर से स्टार्ट कर दिया है, फिर यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू। आप ध्यान दीजिए, कभी भी हम एम एक्स एक्सएल में अगर कोई भी फार्मूला लगाते हैं, तो कभी भी हम डायरेक्ट लिखेंगे तो कभी ये फार्मूला नहीं करेंगे, कभी ऐड करके हमको आंसर देगा ही नहीं। और इसको इसको लिखेंगे तो हमेशा वो ऐड करके हमको आंसर दे देगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे हमारा गलत होगा। और इक्वल टू कभी भी कोई भी एक्सेल शीट में फार्मूला लगता है वो हमेशा इक्वल टू करके ही लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फॉर ईच इंस्ट्रक्शन ए प्रोग्राम इन द मेमोरी द सीपीयू गोस थ्रू। सीपीयू जो हमारा है, जो हम कोई कमांड, जैसा भी हम कमांड दे रहे हैं कि यहाँ पे ये लिखना है, तो ये किस तरीके से कार्य कर रहा है, ये काम किस तरीके से कर रहा है, कि इसी तरीके से हमको आउटपुट देना है। हम क्या कर रहे हैं, इनपुट दिए हैं, तो ये आउटपुट कैसे दिया कि यहाँ से यहाँ तक लाइन जाना है। तो ये जो प्रोग्रामिंग है, ये किस तरीके से काम करता है, तो इसका जो सही लेसन है, सबसे पहले वो क्या करता है, जिस हमारे द्वारा जो इनपुट दिया जा रहा है उसमें उसको फेच करता है। फेच करने के बाद वो उसको डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करता है सीक्वेंस में। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। सबसे पहले फेच करना, आफ्टर दैट डिकोड करना, उसके बाद एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच आर द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। अभी मैंने पहले ही बताया था, इसमें से सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, और फिर से ये क्वेश्चन आ गया। और इसमें जो सबसे फास्ट मेमोरी वो है हमारी, वो है सेकेंडरी मेमोरी। नहीं, ये तो स्लो होती है। ऑक्सिलरी मेमोरी ये भी नहीं, वर्चुअल मेमोरी ये भी नहीं, सबसे फास्ट मेमोरी हमारी है कैच मेमोरी। देखते हैं, सबसे फास्ट मेमोरी जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी कैच मेमोरी। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन है ऑक्सिलरी मेमोरी। अब ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है, क्या किसी को पता है? कमेंट कर सकते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होता है, ये भी एक तरीके का सेकेंडरी मेमोरी ही है। और इसका जो स्टोरेज होता है वो हमेशा एक्सटर्नल होता है, जहां पे हम क्या करते हैं, फाइल, फोटो, वीडियो, सॉफ्टवेयर परमानेंटली रखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, विच इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ मेमोरीज टाइप फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्पीड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो हाईएस्ट से लोवेस्ट स्पीड में कौन सा अरेंजमेंट टाइप करेक्ट है? सेकेंडरी स्टोरेज, उसके बाद मेन मेमोरी, फिर कैश, फिर रजिस्टर। नहीं, रजिस्टर, कैच, सेकेंडरी स्टोरेज। नहीं, रजिस्टर ठीक है, रजिस्टर के बाद कैच है। रजिस्टर सबसे फास्ट, फिर कैच सबसे फास्ट, ये भी से सेकेंडरी स्टोरेज सबसे फास्ट नहीं है। तो रजिस्टर, कैच, फिर मैन मेमोरी, सेकेंड, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? सबसे पहले रजिस्टर, उसके बाद कैच, उसके बाद मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी। मेन मेमोरी में क्या आ जाएगा, रैम आ जाएगा, और यहाँ पे रोम हो जाएगा। और यह कैच मेमोरी हमारा क्या आता है, अभी मैंने पढ़ा था इसको, ये था स्टैटिक, SRAM। और रजिस्टर में हमारा हो जाएगा DRAM। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 33, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। नई स्लाइड को यूज करने का जो सबसे बेस्ट टर्म होता है वो क्या है? स्लाइड सॉर्टर वी। ऑप्शन नंबर डी। स्लाइड सॉर्टर वी के जरिए हम फास्ट तरीके से स्लाइड को जोड़ सकते हैं, जैसा कि अभी हमने जोड़ा था स्लाइड को। स्लाइड सॉर्टर वी के जरिए ही फास्ट तरीके से हम स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एक्सेल में निम्न में से कौन सा टूल जो अलाउ करता है स्टेटिंग द सिग्निफिकेंस फ्रॉम द लार्ज डिटेल डाटा सेट। लार्ज डिटेल डाटा सेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे अच्छा यूज जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो क्या है? डाटा एक्सट्रैक्टर नहीं, डाटा वेरीफायर एंड वैलिडेटर नहीं, वर्टिकल हैश लूप नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी, पिवट टेबल। पिवट टेबल जो है वो सबसे फास्ट तरीके से टूल्स जो अलाउ करता है एक्सट्रैक्टिंग और सिग्निफिकेंस लार्ज डिटेल डाटा सेट को, पिवट टेबल। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35, इन अ कंप्यूटर विथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स आर स्टोर्ड इन लोकेशन कॉल्ड। कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फाइल्स आर स्टोर्ड इन लोकेशन कॉल्ड। जो लोकेशन पे जो लोकेशन पे विंडोज में, कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? स्टोरेज नहीं, प्रोग्राम्स नहीं, स्टैक नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इन द ईमेल एड्रेस xyz@yahoo.com द एट स्टैंड फॉर। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं? एट द रेट नहीं पढ़ते हैं, जो बहुत लोग पढ़ते हैं, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? एट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 37 पे। इन द इंटरनेट बिजनेस ISP स्टैंड फॉर। इंटरनेट बिजनेस में ISP क्या कहलाता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, in MS Word, what is the smallest font size generally that we can use text in Word? सबसे स्मॉलेस्ट साइज क्या होता है वर्ड में? तो वर्ड में सबसे स्मॉलेस्ट साइज जो होता है वो 8 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, द फाइल्स कैन बी सेव्ड, फाइल जो सेव होता है किस डिवाइस में? मॉनिटर में कभी नहीं हो सकता सेव, कॉम्पैक्ट डिस्क, प्रिंटर, स्पीकर। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उसके हिसाब से हमको आंसर देना है। तो मॉनिटर में फाइल्स कभी सेव नहीं होगा, प्रिंटर में भी फाइल कभी सेव नहीं होगा, स्पीकर में भी फाइल कभी सेव नहीं होगा। तो और डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क में फाइल सेव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एमएस वर्ड, थेसॉर्स टूल्स का जो पर्पज है वो क्या है? स्पेलिंग चेक करना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वर्ड चेक कर बनाना, स्पेलिंग सजेशन देना, ग्रामर करेक्शन करना। तो थेसरॉस टूल्स, थेसॉर्स टूल्स का जो प्रयोग है वो मेन यूज होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड के लिए। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 41, द वायरस अटैक्स ऑन द कंप्यूटर कैन बी स्टॉप्ड और प्रिवेंट विद द हेल्प ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? अगर वायरस अटैक कर दे रहा है कंप्यूटर पे तो किसके द्वारा स्टॉप कर सकता है? तो प्रिवेंट विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सिक्योरिटी वॉल, वायरस एलिमिनेटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी फायरवॉल। अगर कोई वायरस अटैक कर दिया तो किसकी सहायता से उसको रोक सकते हैं? इसका रोकने का सही तरीका क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 42, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज ए एंड डिवाइस? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है वो क्या है? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है? वो इनपुट भी है आउटपुट भी है। तो ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही है। तो वो किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, इनपुट आउटपुट दोनों है इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट, most popular technique used to automate sending for a customized letter to different recipient, where the most of content is the same except the customer address of MS Word. MS Word में सब चीज सेम रहता है, केवल कस्टमर एड्रेस को छोड़ के। तो मोस्ट पॉपुलर टेक्निक क्या है? वो मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है मेल को मर्ज कर देना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मेल मर्ज। नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका एग्जांपल है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, इंटरनल डिवाइस। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है सबसे अच्छा उदाहरण है। एग्जांपल किसका है? डॉट मैट्रिक्स आउटपुट डिवाइस का। क्या करता है? प्रिंट आप दीजिएगा तो उसको आउटपुट देगा। तो ये क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी टेक्निक जो पॉपुलर है एकेडमिक टेस्टिंग में? एकेडमिक टेस्टिंग में सबसे पॉपुलर जो टेक्निक है वो है हमारा ओ एम आर, ओ एल ई, ओ सी आर, एम आई सी आर। तो ओ एम आर, ओ एम आर सीट जो होता है एक आता था, ऐसे ऑप्शन होते थे उसको क्रॉस करके भरा जाता है जिसको कंप्यूटर पढ़ लेता है और एम आई सी आर के जरिए। तो ये क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ओ एम आर का फुल फॉर्म क्या होगा? ओ एम आर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? 1 मेगाबाइट को अगर हम किलोबाइट में बदलेंगे तो जाहिर सी बात है 1024 किलोबाइट आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 124 किलोबाइट। नेक्स्ट, सीपीयू की स्पीड जो है वो मेजर की जाती है। सीपीयू की स्पीड हमेशा गीगा हर्ट्ज में मेजर की जाती है। छोटे छोटे क्वेश्चन है आपको, लेकिन ये बहुत ही बेनिफिशियल है एग्जाम के बिहाफ से। आपको कुछ भी एग्जाम में आ सकते हैं जहां से आप आराम से एक नंबर ले सकते हैं। निम्न में से कौन सा जो एडवांटेज है डाटाबेस में? वी इन डाटाबेस, डाटा सिक्योरिटी, हाइडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, डिराइव्ड कॉलम्स। इसमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए डाटाबेस में वी के एडवांटेज क्या है? तो डाटा सिक्योरिटी भी है, हाइडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी है, ड्राइव्ड कॉलम्स भी है। तो तीनों यहाँ पे जाएंगे तो ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, द टर्म HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एग्जाम में मेरे साथ पूछा गया था कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो HTTP स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बढ़िया क्वेश्चन दूसरा है, हु द डेवलप्ड दिस प्रोटोकॉल टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट?
इंटरनेट पे जो डाटा का ट्रांसफर किया जाता है इंफॉर्मेशन का, वो इसी के जरिए किया जाता है। और इसका डेवलप किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही पॉपुलर नेम, टीम बर्नर्स ली। क्वेश्चन 15, विच आर द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? डॉट डॉक्यूमेंट, डॉट टीएसटी, डॉट डॉक, डॉट फाइल? नहीं, डॉट डॉक्यूमेंट तो होता नहीं किसी का। डॉट टीएसटी जो हमारा होता है वो होता है नोटपैड का। डॉट डॉक जो होगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन है, डॉट डॉक। टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इसके आगे भी क्वेश्चंस है, इसके आगे भी क्वेश्चंस हैं, और लेकिन जिसको हम करेंगे बाद में करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट 2 में हम करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बहुत ही टाइम लगा आपके लिए, मैंने बनाया इसे। और कोशिश करूंगा क्वेश्चन अच्छे रहे। टोटल 500 क्वेश्चन रहेंगे। ये यहाँ से मैंने टोटल टॉप 500 तो क्वेश्चन मैं करा ही दूंगा। इसके साथ ही साथ चैप्टर वाइज भी टोटल 16 चैप्टर में वीडियो में बनाऊंगा, जो टोटल हिंदी बेस्ड रहेंगे। पहले हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में भी चैप्टर वाइज रहेंगे। अभी चैप्टर वाइज बनाया जा रहा है तो जल्दी बन जाएगा। और नेक्स्ट क्लास कल जरूर करेंगे। फिर कल कोशिश करूंगा कि 100 क्वेश्चन मैं लूं, और अभी 15 क्वेश्चन मैंने किया। और कल कोशिश पूरा रहेगा कि 100 क्वेश्चन लूं। और जिस तरीके से पूरे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपके। और इसको 2-3 बार आप देख सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें, और सब्सक्राइबर मेरे आप जरूर बढ़ाएं। सब्सक्राइबर मेरे बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए, हैव अ गुड डे। आप अच्छे से क्लास करें, और डेडिकेटेड क्लास। और अगर अच्छे लगे तो जरूर बताएं कि क्लास को हम आगे बढ़ाएं। तो थैंक यू, थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड नाइट। और आप आगे तैयारी करते रहें।